ऑपोजिशन वाले ये कह बड़ा रहे हैं, मुद्दा है। वो ये कह रहे हैं कि एनआरसी ला रहे हैं बैकडोर से। इस देश को बनाने में मुसलमानों ने भी खून पसीना बहाया है। उस देश में कहीं ना कहीं वो अपने आप को आज असुरक्षित या असहज महसूस करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ये ऐसा सत्तारूढ़ दल जो दिल्ली में है उनकी मदद के लिए कर रहा है। जो लोग भाजपा को वोट देने वाले नहीं हैं उनका नाम इसमें से कट सकता है। पर ये कैसे होगा प्रशांत जी, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल गलत, सीधा निशाना प्रधानमंत्री पर लगाया गलत है। इसलिए और है। आपने देखिए बयान में अपने ये भी कहा कि ये आते हैं बिहार, यहाँ से वोट ले जाते हैं, लेकिन सारी फैक्ट्रियां गुजरात में लगाते हैं। बिहार समाज की नजर में भारत के बड़े वर्ग के, भारत में रहने वाले बड़े वर्ग के नजर में मजदूर का सप्लायर है। आपने ये क्यों कहा कि ये जो सीज फायर है ये इनको डैमेज करेगा? इंदिरा जी ने तो एक बांग्लादेश बनाया था, हम लोग तो पाकिस्तान को 6 टुकड़ा में मोदी जी कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? वक्फ बिल की बिल्कुल बात हम लोग कर रहे हैं। वक्फ के खिलाफ हैं। अभी तक मुसलमान यहाँ के लालटेन के, राजद के लालटेन में किरासन तेल बनकर जल रहा है, लेकिन रोशनी मुसलमानों के घरों में नहीं हो रही। अगर बीजेपी की इतनी ही पॉपुलैरिटी है, इतनी ही उनकी तैयारी है, इतनी ही ताकत है, तो लड़के देख लो 243। जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आई। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। लोग कहते हैं बीजेपी फंडिंग कर रही है इसीलिए नहीं डरते आप। भाई फिर गजब बात है। आपने कहा कि किसी को सलाह देनी होगी, सलाह दे देंगे, 100 करोड़ रुपया तो यूं ही आ मिल जाएगा। जाएगा, 100 करोड़ मिल जाएगा। शराबबंदी है। ये शराबबंदी नहीं है, बिहार में शराब की दुकान बंद है, हाँ, होम डिलीवरी चल रहा है। आप तेजस्वी यादव से इतने नाराज क्यों रहते हैं, खासतौर से उनकी पढ़ाई को लेकर? आप बार बार ये क्यों कहते हैं, पर्सनल अटैक क्यों करते हैं कि 9वीं पास है, 9वीं पास है? मुख्यमंत्री के लड़के रहते हुए 9th क्लास नहीं पास करते हैं। यार कांग्रेस को कितना वोट आएगा? आपने कहा लालू भीख में जितना दे दें उतना वोट कांग्रेस को सीट। आप राहुल गांधी से और कांग्रेस से इसलिए ज्यादा नाराज रहते हैं क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी भूमिका चाहते थे, काफी चर्चा भी हुई, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने वो होने नहीं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बने? क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? एनडीए को कितनी सीटें आएंगी? देश का अगला पीएम कौन? अगर प्रशांत किशोर हारे तो उनका भविष्य क्या होगा? किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे प्रशांत किशोर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। पटना में एक बार फिर प्रशांत किशोर के साथ, क्योंकि बिहार का चुनाव गर्म हो रहा है और उसी तरह धीरे धीरे प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज भी रफ्तार पकड़ रही है। बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। कैसे हैं प्रशांत जी? बस बढ़िया, बताएं। आपने कैंपेन में आग लगा रखी है बिहार चुनाव में। बाकी मुद्दों पर बाद में आऊँगा, मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। आजकल 2 मुद्दे गर्म हैं। पहला, एंटी वक्फ प्रोटेस्ट, जो कि इंडिया गठबंधन ने जिसका ऐलान किया, उसके बाद उसे आयोजित किया, जिस पर बीजेपी ये कह रही है कि ये समाजवादी नहीं है, नमाजवादी है इंडिया गठबंधन वाले। प्रशांत किशोर की पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, जो आपने कहा वक्फ को लेकर बिहार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वक्फ पे प्रशांत किशोर का, जनसुराज का जो स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर है। हम लोगों ने कई बार इस बात को दोहराया, कई बार कहा कि वक्फ के बिल में क्या सही क्या गलत वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जब इस देश को बनाया गया, जो फाउंडिंग फादर्स थे, संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया गया, उसमें अगर कोई आप आमूलचूल परिवर्तन करते हैं तो जो वर्ग उससे प्रभावित होता है उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई कानून नहीं बनना चाहिए। ये वक्फ के लिए उतना ही लागू है जितना किसानों के बिल के लिए लागू था। तो ये हिंदू मुसलमान का मामला जनसुराज के लिए नहीं है। हम लोग के लिए ये मामला है कि जो हम लोग के फाउंडिंग फादर्स ने जो बातें कही, समाज के जिस वर्ग को विश्वास में लेने के लिए या उनको जो विश्वास दिलाया, उसमें अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं तो उन वर्गों को, जो व्यक्ति, जो सरकार, जो दल भी उसको चेंज कर रहा है, उनकी जिम्मेवारी है कि उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लें। नहीं लिया गया ना? हाँ, नहीं लिया गया है। उस नजरिए से हम लोग उसके विरोध में हैं। बाकी आपने जो सभा की बात की, तो इंडिया गठबंधन ने कोई, यूपीए वालों ने कोई यहाँ सभा नहीं की है। ये यहाँ इमारत सरिया की मीटिंग थी जिसमें सारे दल के लोग बुलाए गए थे। उसमें कुछ जनसुराज के भी लोग गए होंगे और सारे लोग वहाँ पर थे। जो लोग जुटे, ये उनका कार्यक्रम था, ये किसी दल का कार्यक्रम नहीं था। वो इमारत सरिया का कार्यक्रम, इमारत सरिया या उनसे जुड़ी हुई संस्था, मुस्लिम संस्थाओं का कार्यक्रम था और उन्होंने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। उन्होंने सारे दलों के लोगों को बुलाया था, जिनको अच्छा लगा वहां गए। ठीक है, लेकिन क्लियर स्टैंड तो इस पर इंडिया गठबंधन ने ही लिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारी पार्टी सत्ता में आई, इस बिल को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब देखिए क्या है, तेजस्वी यादव जैसे लोग कुछ भी बोल सकते हैं। इस पूरे देश ने ये देखा कि उनके पिताजी लालू यादव पार्लियामेंट में खड़े होकर कड़े वक्फ बिल की बात कर रहे थे
और जहाँ तक रह गई बात बिल को फाड़ने की, तो ये लोग तो एनार्किस्ट हैं, ये कोई इनकी पार्टी का ये डीएनए ही है, मार पीट, रंगदारी, अपहरण, फाड़ो तोड़ो, यही जानते हैं। देश का बिल है, आप कैसे फाड़ दोगे भाई? वो केंद्र का मामला है, राज्य सरकार उसमें केंद्र, आप फाड़ भी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? उससे क्या बिल की महत्ता कम हो जाएगी? आप बहुत से बहुत ये कह सकते हैं कि राज्य में हमारी सरकार होगी, इसे लागू नहीं करेंगे, मैं इससे लागू नहीं करूंगा, वो भी उनके पूरे अधिकार में नहीं, लेकिन आप राजनीतिक तौर पे वो भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बिल को फाड़ दूंगा, ये तो पॉपुलिस्ट एक बात कहने की है। क्लियर स्टैंड तो ले रहे हैं वो राहुल गांधी भी ले रहे हैं, तेजस्वी यादव भी ले रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा है, ये लोग क्लियर स्टांस तो बहुत चीज पर लिए हुए हैं। इन्होंने तो क्लियर स्टांस लिया कि हम बिहार में सामाजिक न्याय ला देंगे। आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? वक्फ बिल की बात हम लोग वक्फ के खिलाफ में हैं, बिल्कुल वक्फ के हम लोग खिलाफ में हैं। बात करेंगे अगर आपकी सरकार आई, लेकिन प्रधानमंत्री से कहेंगे बिल फाड़ने की जरूरत नहीं है, राज्य की जो सरकार होगी वो उसको लागू नहीं करेगी, यही उपाय है। ओके, उसके लिए बेकार बेवकूफ बनाने के लिए हीरोइज्म करने की जरूरत नहीं है कि मैं बिल को फाड़ दूंगा। तुम्हारे हमारे बिल फाड़ने से बिल खत्म नहीं होता है। बिल इस देश के संविधान ने बनाया है, तो जो लोग कानून और संविधान को मानने समझने वाले लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि हम अपने राज्य में जैसे बंगाल में या कई अन्य राज्यों में लोगों ने कहा कि हम अपने राज्य में इसको लागू नहीं करेंगे, वो आप करने का प्रयास कर सकते हैं। आप जो कानून संसद ने बनाया है वो सब पर लागू है। नहीं, लेकिन कम से कम राज्य के मुस्लिम तो ये सोचेंगे ना कि तेजस्वी यादव हमारे लिए वक्फ बिल के लिए केंद्र से लड़ रहे हैं। भाई ऐसा है, मुस्लिम क्या सोचते हैं इसकी ठेकेदारी ना आपके पास है ना तेजस्वी यादव के पास है। मुस्लिमों को सोचने दीजिए, मुस्लिम जो सोचेगा उसको बेहतर लगेगा वो करेगा। जन सुराज में हम लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। ओके, मैं किसी जाति के मीटिंग में नहीं जाता हूँ, मैं किसी धार्मिक मीटिंग में नहीं जाता हूँ। हम लोग रोज दरगाह में जा रहे हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन मुसलमानों की बैठक में जा रहे हैं या किसी जाति विशेष के बैठक में जा रहा हूँ, ऐसा आज तक आपने 3 साल में देखा नहीं होगा। और वो एक पार्टी का हम लोग का इस विचारधारा का स्टांस है, उस पर हम लोग कायम है। तो जब जाते हैं आप दरगाह में मस्जिदों में, तो मुस्लिम क्या कहता है आपसे? क्या कहता है? मुस्लिम अपनी बात कहता है। हम वहाँ पहली बात कि हम दरगाह में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि मुस्लिम मेरे से राजनीति की बात करें, लेकिन रोज समाज में लोगों से मिलते हैं, लोग बात करते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का ऐसा है जो वक्फ बिल के पक्ष में नहीं है। ओके, उसके अलावा भी क्या अपना दुख दर्द बांटते हैं आपसे मुसलमान? क्या ये कहते हैं कि केंद्र की, आपको क्या लगता है? हाँ, क्या कहते हैं? मैं आपका फीडबैक जानना चाह रहा हूं। अगर 3 साल से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं तो आप देखिए सैकड़ों वीडियो हम लोग के जन स्वराज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखेगा, जहाँ मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम युवा, वहाँ बुजुर्ग महिलाएं आकर अपना दुख दर्द बांटती हैं। लेकिन उनका दुख दर्द सिर्फ वक्फ बिल नहीं है, उनका दुख दर्द ये है कि जिस देश को बनाने में मुसलमानों ने भी खून पसीना बहाया है, उस देश में कहीं ना कहीं वो अपने आप को आज असुरक्षित या असहज महसूस करते हैं। जिस देश को बनाने में उनके पूर्वजों की कुर्बानी गई है, उनको लगता है कि उस देश में आज उनकी पूछ नहीं है या उनकी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी की कोई बात नहीं कर रहा है। उनका दुख दर्द ये भी है कि उनके बच्चों को रोजगार और शिक्षा की बात नहीं हो रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं, सिर्फ वक्फ का मुद्दा नहीं है। पर ये बीजेपी की वजह से ही है ना प्रशांत जी? सिर्फ बीजेपी की वजह से है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जैसे अगर मुसलमान बिहार में जिस स्थिति में है उसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेवार है, क्योंकि बीजेपी का तो शासन यहाँ पूर्ण तौर पे रहा नहीं है, यहाँ पर तो राजद की भी सरकार रही है। तो मुसलमान अगर यहाँ सबसे अशिक्षित है या बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार है, उसको पलायन करना पड़ता है, या मुसलमानों के जो गांव हैं उनके नालियों गलियों की जो स्थिति है, उनके विद्यालयों की जो स्थिति है, मदरसों की जो स्थिति है, उसके लिए सब चीज़ के लिए तो केंद्र सरकार दोषी नहीं है। ठीक है, उसके लिए तो वो लोग भी दोषी हैं जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा यहाँ बताते हैं या होने का दावा करते हैं। और मुसलमान इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा है, और आपको जब आने वाले चुनाव होंगे तो उसमें वो दिखेगा भी। ठीक है, कि मुसलमान जो है वो किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। अभी तक मुसलमान यहाँ के राजद के लालटेन में किरासन तेल बनकर जल रहा है, लेकिन रोशनी मुसलमानों के घरों में नहीं हो रही है। रोशनी तो लालू यादव के घर में हो रही है। जल रहा है मुसलमान, जल रहा है मुसलमानों का भविष्य, जल रहा है मुसलमानों के बच्चों का भविष्य। रोशनी हो रही है लालू यादव के घर में, उनके बच्चों के घर में। उनके घर में भी रोशनी कहाँ है? ऑपोजिशन में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, 15 साल हो गए मेरे भाई। केंद्र में भी सत्ता से बाहर है। 30 साल में 15 साल लालू जी और उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रहे, 3 साल तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे। तो पिछले जो 30 बरस बीते हैं, 35 बरस, 35 में 18 बरस
बिहार में शासन इन लोगों ने चलाया है। ओके। और आज का दूसरा मुद्दा है वोटर लिस्ट का। इलेक्शन कमीशन चला रहा है बिल्कुल गहन जांच, अपनी डोर टू डोर इंस्पेक्शन बड़ा मुद्दा बन गया। ऑपोजिशन वाले ये कह बड़ा रहे हैं, मुद्दा है, वो ये कह रहे हैं कि एनआरसी ला रहे हैं बैकडोर से। ये बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा इसलिए है कि देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक व्यवस्था है। उनकी जिम्मेवारी है कि इलेक्शन जो हो वो ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल रिलायबल हो, विश्वसनीय तरीके से कराया जाए। पिछले 1-1.5 साल में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में इस तरह के इलेक्टोरल रोल रिवीजन किए गए और इलेक्शन के रिजल्ट जो आए वो कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित तौर पर अलग नतीजे आए, जो उनका अनुमान था उससे अलग आए। खैर वो हो सकता है, लेकिन उसके बाद इस देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इलेक्टोरल रोल रिवीजन को लेकर एक बड़ा मुद्दा तथ्य कुछ तथ्य उन्होंने समाज के सामने रखे। उस पर मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ प्रमाणिक बात अभी तक रखी नहीं है। उसी बीच अब आप देख रहे हैं कि बिहार में आकर उन्होंने इलेक्टोरल रोल रिवीजन शुरू किया, जो 2003 के बाद पहली बार हो रहा है बिहार में। वो उनका अधिकार क्षेत्र है, वो करना चाहते हैं करें, लेकिन उन्हें ये जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि भाई इसकी ऐसी कौन जरूरत आज आन पड़ी है। जब 2003 से ये नहीं हुआ था तो अभी क्यों करना चाहते हो, और अगर करना चाहते ही हैं तो कैसे करेंगे, कम से कम इस बात को बताएं। जो आप ये बता रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा, आप नहीं रहेंगे, तो लोगों के मन में, एक बड़े समाज वर्ग के मन में ये बात है कि जिनका नाम काट दिया जाएगा उनके पास क्या उपाय होगा नाम फिर से जोड़े जाने का, या जिनका नाम आप जोड़ोगे उनका किस आधार पर जोड़ोगे, और इस पूरी प्रक्रिया को देखने, जानने, समझने वाला कौन होगा। क्या इलेक्शन कमीशन डेली बेसिस पर मीडिया के जरिए ये जारी करेगा कि किनका नाम हटाया गया, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष के लोगों का तो नाम नहीं काट रहे हो, या जिनका जोड़ रहे हो वो किनका नाम जोड़ा जा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन को ये करना ही है तो उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहिए, और जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनको विश्वास में लेकर करना चाहिए। वरना समाज में एक बहुत बड़े वर्ग में ये चर्चा ऐसी है कि इलेक्शन कमीशन ये ऐसा सत्तारूढ़ दल जो दिल्ली में है उनकी मदद के लिए कर रहा है। किस तरह से, किन लोगों के नाम काटे जाएंगे, आपका असेसमेंट क्या है? बिल्कुल असेसमेंट, जो लोगों का डर है, ऐसा लगता है लोगों को कि जो लोग भाजपा को वोट देने वाले नहीं हैं उनका नाम इसमें से कट सकता है। पर ये कैसे होगा प्रशांत जी, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। कैसे चुन चुन के उन लोगों के नाम काटेंगे जो बीजेपी को वोट नहीं देता? बिल्कुल सबको मालूम है भैया, I-20 डेटा है, बूथ पर आप उठाइए, हम आपको बता देंगे किस बूथ पर किस पार्टी को वोट पड़ा है, किसको नहीं पड़ा है। ये कोई इतना बड़ा नहीं है, लोगों को बिल्कुल पता है, ऑन रिकॉर्ड है कि किस बूथ पर किस पार्टी को वोट पड़ा है। पर ये डेटा तो सीक्रेट होता है। बिल्कुल सीक्रेट नहीं है, किसने कहा सीक्रेट? कौन किसको वोट देता है? नहीं, ये बूथ वाइज डेटा बिल्कुल ऑनलाइन रिकॉर्ड पे है, आप जाकर देख सकते हैं कि बिहार के किस बूथ नंबर पर किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को कितना वोट पड़ा है, कितना महिला कितना पुरुष। ये तो I-20 डेटा में उनको जारी कर, सीक्रेट डेटा नहीं। पर बूथ में कितना पड़ा है ये तो क्लियर है, पर किसने किसको दिया है भाई, तो बूथ से पता चल जाएगा। बूथ तो है वो 1000 लोगों के लिए, 200 परिवार वहां होते हैं, एवरेज 1000 लोगों पर एक बूथ होता है, तो 250 से 300 परिवार हुए, हाउस होल्ड्स हुए। तो अगर उस बूथ एरिया में आपको मेजॉरिटी वोट नहीं मिला है तो आप बिल्कुल चिन्हित कर सकते हैं कि वहां पर 300 जो घर हैं वो ज्यादातर घर के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। अब देखिए, आप एक इलेक्शन एक्सपर्ट रहे हैं प्रशांत जी, आप जब कुछ कहते हैं तो उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। बिल्कुल। आप जब इस तरह की बात कह रहे हैं, मतलब इसमें दम हो सकता है कि कोई साजिश है और ऑपोजिशन के वोट काटने के लिए ये मुहिम चलाई गई। मैं जो बार बार कहता हूं, मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं कि ये साजिश है। मैंने ये कहा कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से बिहार में इसको करने की जरूरत क्या पड़ी। वो कह रहे हैं कि पूरे देश में करेंगे, बिहार से स्टार्ट है, उसके बाद अगले साल जिन राज्यों में वहां भी करेंगे। जब भी कोई नया चीज आप शुरू करते हैं तो कई लोग, समाज का एक बड़ा वर्ग होता है जो उससे असहज महसूस करता है। तो जो कर रहा है उसकी ये जिम्मेवारी है कि बताए कि भाई क्यों कर रहे हैं, और इसको करेंगे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, इसमें कितने स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लिया गया है। इलेक्शन कमीशन आया, बोला भाई 30 लाख नाम हटा दिए, लोग जानना चाहेंगे 30 लाख नाम एक दिन में तो हटेगा नहीं, तो आपको डेली बेसिस पे दिखाना चाहिए कि किन का नाम हटाया जा रहा है। आप इसको ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन ये पब्लिश कर दे सरकार, इलेक्शन कमीशन, डेली बेसिस पे जिनका नाम हटाया जाएगा उनका नाम पब्लिश कर दिया जाए, अपने आप लोगों को दिखने लगेगा किनका नाम हट रहा है। आपके हाल के दिनों के बयान में देखूं तो अब समझ में आता है कि पहले आप सिर्फ आरजेडी और नीतीश कुमार पर ज्यादा हमला करते थे, कांग्रेस पर भी हमलावर थे, लेकिन अब रिसेंटली आपने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लिया है। क्या ये कहना गलत है प्रशांत जी कि आपने हाल के दिनों में बिल्कुल गलत सीधा निशाना प्रधानमंत्री पर लगाया है? गलत इसलिए और आपने देखिए बयान में अपने ये भी कहा
कि ये आते हैं बिहार, यहाँ से वोट ले जाते हैं, लेकिन सारी फैक्ट्रियां गुजरात में लगाते हैं। क्या ये सच नहीं है? गुजरात के लोग क्या ये सच नहीं है? पूरे देश का पैसा जो है गुजरात में लगाया जा रहा है। भाई आप बात समझिए। आप पहली बात तो ये समझिए कि हमलावर इन पर है, ये तो आप सुनने वाले पर है। मैं जितनी बात मोदी जी के बारे में पहले कह रहा था उतनी बात आज भी कह रहा हूँ। चूंकि चुनाव है और आप जैसे बड़े पत्रकार अब ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, तो आप उस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। मैं मोदी जी पर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हर सभा में लोगों से पूछता हूँ कि अगर वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए। लोग बताते हैं कि नहीं भैया, वोट हम लोग का है तो फैक्ट्री तो यहाँ लगना चाहिए। और फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा भाई सभा में जितने लोग बीजेपी को वोट दिए हो, ये बताओ कि 15 साल में मोदी जी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में लगाया है ज्यादा फैक्ट्री कि गुजरात में? तो लोग खुद ही कहते हैं गुजरात में। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये तो नहीं होना चाहिए कि आप वोट बिहार में लीजिएगा और फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा। ये मैंने कब से कहना शुरू किया, ये समझिए। मोदी जी आए मधुबनी में, मधुबनी के अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे सुविधाजनक तरीके से महाराष्ट्र और गुजरात जा पाएंगे वहां मजदूरी करने। अब इसका बड़ा लोगों ने ताली बजाया, कुछ पत्रकारों ने स्वागत भी किया कि मोदी जी की बड़ी सौगात, एक नई वंदे भारत। पहला व्यक्ति प्रशांत किशोर है जिसने इसका विरोध किया है। हम कह रहे हैं कि हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जिस ट्रेन पर बिहार के बच्चे मजदूर बनकर, जानवरों की तरह बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात में नौकरी मजदूरी करने जाएं। हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। ये इतना बड़ा बिहार के प्रति पूर्वाग्रह दिखाता है कि आप कह रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन चलेगी ताकि तुम्हारे बच्चे, बिहार के बच्चे बैठकर गुजरात में जाए मजदूरी करने के लिए। हमने ये भी कहा कि क्या वंदे भारत ट्रेन तो हर जगह चल रही है, क्या मोदी जी ने कभी भी अपने भाषणों में किसी दूसरे राज्य में ये कहा कि भाई गुजरात से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे गुजरात के श्रमिक परिवार महाराष्ट्र, तमिलनाडु जाएंगे मजदूरी करने? तो ये जो सेंटेंस है, इसकी आप गंभीरता को समझिए। बिहार समाज की नजर में, भारत के बड़े वर्ग के, भारत में रहने वाले बड़े वर्ग के नजर में मजदूर का सप्लायर है, मजदूरों की फैक्ट्री है। और ये बात इतना लोगों के दिमाग में घर कर गई है कि वंदे भारत का इनॉग्रेशन करते समय या घोषणा करते समय प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं। पर क्या ये सच नहीं है? सच है, लेकिन उस सच के लिए अगर सच है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? 15 वर्ष से अगर देखिए मोदी, फिर मैं क्या कह रहा हूं, मोदी जी का भाषण सुनिए गुजरात में। मोदी जी प्रधानमंत्री हो, गुजरात के तो प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी गुजरात में गए, उन्होंने कहा जब गुजरात 2035 में 75 साल का हो तो मैं चाहता हूं कि गुजरात की अभी से प्लानिंग हो कि वहां शिक्षा कैसे होगी, वहां इंडस्ट्री कितना होगा, वहां इनकम कितना होगा, गुजरात में कल्चर की स्थिति क्या होगी। वही मोदी जी आए यहाँ बिहार में काराकाट में, तो कहते हैं यादव सब मेरा परिवार है, कुर्मी मेरा परिवार है, तेली मेरा परिवार है, कलवार मेरा परिवार है, पासवान मुसहर मेरा परिवार है। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में जाकर आप कह रहे हो कि 2035 में गुजरात कैसा दिखना चाहिए, और बिहार में आकर आप यादव, कुशवाहा, कोयरी, ब्राह्मण, भूमिहार की बात कर रहे हो। गुजरात जा रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहे हो, फैक्ट्रियों की बात कर रहे हो, गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हो, धोलेरा सिटी बता रहे हो। अब बिहार आते हो तो कहते हो तुम लोग को 4 किलो अनाज दे रहे हैं भाई, 8 करोड़ गरीब परिवारों को अनाज मिल रहा है, इसकी गारंटी दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या गुजरात में फ्री अनाज नहीं बट रहा है? गुजरात में 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है ना, 5 किलो। बिहार में भी उसमें कुछ लोगों को मिल रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों में तो आप ये नहीं कह रहे कि 4 किलो अनाज दे रहे हैं इसलिए वोट दो। तो बिहार में क्यों कहते हो भाई? ये गलती मोदी जी की नहीं है। आप मेरा पूरा भाषण सुनिए, मैं लोगों को कहता हूं कि ये गलती मोदी जी की नहीं है, ये गलती बिहारियों की है, हम जैसे लोगों की है कि हम लोगों ने अपना भाव ही इतना गिरा रखा है कि भाई 4 किलो अनाज दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है यार, हम पर एहसान कर रहे हो, ले जाओ वोट। आप प्रशांत जी ये भी कहते हैं उन नेताओं को वोट मत दो जिन्होंने आपको लूटा, आपके बच्चों का भविष्य लूटा। अच्छा, इसमें क्या लालू यादव को वोट मत दो, नीतीश कुमार को वोट मत दो, प्रधानमंत्री मोदी को वोट। किसने कहा? आप ये लाइन आपने खुद से जोड़ा है? नहीं लिखा है, नहीं, आपका रिसर्च टीम गलत किया। पहला लाइन आपने ठीक पढ़ा है। मैं हर सभा में सिर्फ बोलता नहीं हूं, लोगों को कहता हूं हाथ उठाओ और शपथ लो कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, तुम्हारे बच्चों के पेट पर लात मारा है, तुम्हारे बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया हो, चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। पहले मैं ये बोलता हूं, फिर लोगों को कहता हूं सब लोग अब हाथ उठाओ और अगर सहमत हो तो इस पर शपथ लो। सब लोग शपथ लेता है
इसके आगे मैं कभी नहीं बोलता हूँ अच्छा, नाम नहीं लेते बिल मैं जरूरत मैं अपने सभा में ना वोट मांगता हूँ अच्छा, ठीक। और ना किसी को कहता हूँ कि इनको वोट देना है कि नहीं देना है। ठीक। मैं पूछता हूँ भाई सुन लो मेरी बात, आप जो रिसर्च करा रहे हो जाके दिखवा लीजिए। हाँ। मैं ये नहीं कहता हूँ मोदी को वोट देना है नहीं देना है। हाँ। मैं पूछता हूँ भाई मोदी को वोट देना है कि नहीं देना है। हाँ। कुछ कहते हैं नहीं देना है, मैं कहता हूँ भाई क्यों नहीं देना है ये समझो। क्योंकि तुमने कहा कि अगर वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगनी चाहिए, और तुम ही कह रहे हो कि 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री बिहार में नहीं लगाया है, गुजरात में लगाया है। तो वोट अगर हम लोग दे रहे हैं, मोदी यहाँ फैक्ट्री लगाने की बात करें तो वोट देंगे उनको। पर जब आप डायरेक्टली ये बोलते हैं कि नीतीश को वोट मत नहीं दो, किसने कहा? नहीं कहा। आप ये नहीं कहते? कभी नहीं कहा। आरजेडी को वोट मत दो, ये भी आप नहीं कहते? कभी नहीं कहा। अच्छा, मैं आप दूसरे नेताओं के बयान और मेरे में आप फर्क ही नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, ओके। ना मैं ये कहता हूं कि आपको जनसुराज, मैं ये लोगों से जरूर कहता हूं कि नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। ओके। लोग बताते हैं कि हटाना है, ठीक है। मैं ये कहता हूं भाई मैं सवाल पूछ लीजिए जाके, देखिए वीडियो में। हाँ। मैं जब लोग कहते हैं कि भाई नीतीश को रखना है कि हटाना है, लोग कहते हैं नीतीश को हटाना है, फिर मेरा दूसरा मैं इसी ऑर्डर में बोलता हूं, मैं भाषण चेंज भी नहीं करता हूं। ओके। मैं पूछता हूं कि अच्छा नीतीश को तो तुम्हें हटाना है, अगर मोदी आकर कहेंगे तो उनके कहने पे वोट दोगे? तो कहता है नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? तो मैंने आपको बताया कि भाई जब वोट हमारा है तो गुजरात में फैक्ट्री लगाया है। फिर मैं पूछता हूं कि अगर मोदी और नीतीश नहीं को हटाना चाहते हो तो क्या लालू के लालटेन को वापस लाना चाहते हो? तो लोग कहते हैं नहीं लाना चाहते। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि लालू को वोट दो कि नीतीश को वोट दो कि दो। बेसिकली पॉजिटिव कैंपेन अपना रखना चाहते। मैं सवाल रखता हूं और जनता को कहता हूं भाई तुम्हारी ये जो दुर्दशा है ये प्रशांत किशोर से नहीं सुधरेगी, जब तुम सुधरोगे तब सुधरेगा। ठीक है, लेकिन आपने प्रधानमंत्री के बारे में ये भी कहा अभी जब वो आए थे और चले गए, आपने कहा कि ये माइग्रेशन पर नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं, एम्प्लॉयमेंट पर नहीं बोलते, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और आके कुछ कुछ बोल के अपना चले जाते हैं। भाई शब्द तो आपके हैं, लेकिन पीपल आर नॉट गोइंग टू फॉल फॉर दिस होप्स। मैं जो बोल रहा हूँ आपको दोहरा देता हूँ। पिछले 3 महीनों में मोदी जी 2-3 बार बिहार में आए। जितनी बार आए सैकड़ों करोड़ रुपए बिहार सरकार का खर्च होता है उन मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। मधुबनी में आए तो उन्होंने कोई जनसभा नहीं की। बिहार में पूरे पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों को सरकारी खर्चे पर, समझिए 1 लाख से ज्यादा पंच सरपंच, 1 लाख से ज्यादा वार्ड सदस्य, मुखिया, सबको सरकारी खर्चे पर गाड़ी खाना भत्ता देकर मधुबनी बुलाया गया। सबकी मीटिंग हुई तो उसमें मोदी जी ने पंचायती राज पर कुछ नहीं कहा। उस पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, वो भी अंग्रेजी में। तो भाई अगर पंचायती राज के लोगों को बुलाया है, बिहार सरकार के खर्चे पर बुलाया है, तो कम से कम पंचायती राज के लिए कुछ बोल दिए होते कि भाई बिहार के पंचायतों के लिए कोई विशेष राशि की घोषणा कर रहे हैं। वो तो उन्होंने किया नहीं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आप जितनी बार आ रहे हैं बिहार को कुछ दे रहे हैं नहीं दे रहे हो तो बात की बात है। बिहार जैसे गरीब राज्य से 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपया खर्च क्यों करवा रहे हो अपने कार्यक्रम के लिए? बीजेपी के पास तो इतना पैसा है। भाई आप पार्टी के पैसे से आइए, कैंपेन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खैर वो पैसा की बात छोड़िए, उनकी अपना उनका जो भी तरीका है, आए बोले। क्या बोला मोदी जी ने? क्या मोदी जी ने बोला कि कब बिहार में शुगर मिल चालू होगा? क्या मोदी जी ने कहा कि बिहार से माइग्रेशन कब, पलायन कब रुकेगा? क्या मोदी जी ने बताया कि यहाँ शिक्षा कब सुधरेगी? क्या मोदी जी ने बताया कि बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या से लोग जूझ रहे हैं, बाढ़ के लिए केंद्र सरकार क्या आज से नहीं मतलब दशकों से जो जूझ रही है कि बाढ़ का कोई समुचित हल निकालने के लिए केंद्र सरकार क्या पहल करेगी? भाई इन मुद्दों पर आप नहीं बोल रहे हैं। आपने आकर घोषणा की ये रोड बनेगा, ये रेलवे लाइन खुलेगा। तो मेरे भाई हम लोगों ने ये कहा कि ये इससे तो बहुत बड़ी घोषणा आपने 2015 में की कि हम बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए दे देंगे का पैकेज दे देंगे। 15 के बाद लगातार मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और यहाँ राज्य में भी एनडीए की ही सरकार है। तो हम लोग का सवाल ये है कि भाई 15 के बाद या तो मोदी जी ने वो पैसा भेजा नहीं, या उन्होंने पैसा भेजा, उन्हीं के डबल इंजन सरकार का दूसरा इंजन के लोग बिहार में उस पैसे को उन लोगों ने लूट लिया। क्योंकि बिहार में 1,25,000 करोड़ का कोई काम तो होता हुआ दिखा नहीं हम लोग को। तो मोदी जी उसका जवाब नहीं दे रहे, करे ये 25 किलोमीटर का एक रेलवे लाइन शुरू करेंगे। पर जब वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हैं तो फिर आप उसका विरोध क्यों करते हैं? आपने ये क्यों कहा कि ये जो सीज फायर है ये इनको डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा? आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर पे, सीज फायर पे हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि भाई मैं उनमें से नहीं हूं जो ट्रंप ने क्या कहा, विदेशी मीडिया क्या करे, हम उस पर नहीं जाते हैं। हम तो भाई अपने देश की सरकार की बात मानते हैं। देश की सरकार के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी। जयशंकर जी ने कहा कि सीज फायर पाकिस्तान के पहल पर किया गया, ठीक है?
अब जयशंकर जी बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, कि सीज फायर पाकिस्तान के पहल पर किया गया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान दबाव में था। भाई समझौता करने, सीज फायर करने तो वही आदमी आता है जो दबाव में है। सेना या बहुत सारे देश के लोग ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान पर दबाव था, सेना अच्छा कर रही थी। तो मेरा ये मानना है कि अगर जयशंकर जी के शब्दों में पाकिस्तान सीज फायर करने आया था, सेना ने उनको दबाव में एक दिन में हिला दिया था, एक दिन के ऑपरेशन में या 2 दिन के ऑपरेशन में पाकिस्तान दबाव में आ गया था, तो काहे सीज फायर किए? तब तो आपको 2-4 दिन और सेना को छोड़ना चाहिए था, वो मार के पाकिस्तान को ठंडा कर देते। क्यों सीज फायर किया? और हम ट्रंप की बात नहीं कह रहे हैं, हम तो जयशंकर जी की बात मानते हैं। न्यूक्लियर पावर है ना, न्यूक्लियर पावर है ये कह रहे हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर होने की वजह से सीज फायर लागू किया गया। जयशंकर जी तो ये नहीं कहे। ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं था? और मोदी जी जैसे, जयशंकर जी जैसे विद्वान लोग ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू किया होगा तब ये सोचा तो होगा कि भाई कि न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान में। आप तो न्यूज़ के बड़े रिपोर्टर हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, क्या देश में किसी ने कहा कि हम लोग न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है इसलिए डर गए, इसलिए मोदी जी सीज फायर कर लीजिए? देश के लोग तो तैयार हो गए। आपने सायरन बजवाया, लोग घर से निकले अंधेरे में, बंकर में, गड्ढे में लोग बैठे, प्रैक्टिस कर लिए, लोग मन से तैयार हो गए, भाई जो होगा इस पर आर पार देख लिया जाएगा। आप होते उनकी जगह तो आप क्या करते? सुन तो लो मेरे बात। बात। आप प्रधानमंत्री की जगह होते आप क्या करते? हम नहीं है ना। अगर होते तो क्या करते? अगर होते वाली बात नहीं है, आप पहले उस सवाल का जवाब सुन लीजिए। सीज फायर वाला, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है इसलिए सीज फायर किया, तो ये कहो, फिर ये क्यों कह रहे हो कि पाकिस्तान के कहने पर किया है? भाई पाकिस्तान तो न्यूक्लियर पावर पहले भी था और आपको उसकी समझ रही होगी, तो दोनों बात तो सत्य नहीं हो सकती है। आप लोग, आप कह रहे हैं ऑपरेशन, मैंने ये कहा कि पॉलिटिकली इसका नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि देश भर में आप ही ने माहौल बनाया कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, इस बार हम लोग टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल खत्म कर देंगे, इस बार हम लोग पीओके को मिला लेंगे, पाकिस्तान को 4 टुकड़े में बांट देंगे। ये देश की जनता ने उड़ा तो दिए 9 आतंकी अड्डे। मसूद अजहर का बयान आया, मेरे परिवार के 14 लोग मान लिया, तो वो तो सेना ने उड़ाया, उसके लिए उसका सम्मान है, देश के नेतृत्व का भी सम्मान है। लेकिन क्या टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म हो गया? क्या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। तो मेरे भाई पहले ये बता दो कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? अगर उद्देश्य था टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना, तो हमारा सवाल यह है कि क्या टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म हो गया? अगर आपने खुद, अमित शाह जी ने कहा, सुन लीजिए पूरी बात, पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हम वो लोग हैं, देश के लिए जीने मरने वाले लोग हैं, जो पीओके को बिहार देश में मिलाए बगैर मानेंगे नहीं। बीजेपी के स्वयंभू बड़बोले नेताओं ने कहा कि पीओके को अब देश में मिलाकर ही मानेंगे, तो भाई वो तो हुआ नहीं। कुछ लोगों ने कहा अब हम, अरे आपने इंदिरा गांधी को क्या देखा है, इंदिरा जी ने तो एक बांग्लादेश बनाया था, हम लोग तो पाकिस्तान को 4 टुकड़ा में मोदी जी कर देंगे, तो वो भी नहीं हुआ। तो हम जैसे बेवकूफ लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर का क्या लक्ष्य था जो आपने हासिल कर लिया, जिसकी वजह से आपने रोक दिया? और अगर आपने लक्ष्य हासिल नहीं किया तो क्यों रोका, तब बता दो। इसीलिए देश की जनता करेगी अच्छा, तब आपने खुद से नहीं रोका। जो ट्रंप कह रहे हैं वो बात सही है कि ट्रंप के दबाव में आपने रोका। अच्छा, मोदी इस बार बिहार चुनाव में फैक्टर हैं या नहीं है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ज्यादा दिखते नहीं है, ऑब्वियस रीजंस की वजह से, इसीलिए एनडीए का चेहरा इस बार मोदी जी होंगे। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और बड़े नेता हैं, भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, देश के शायद सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मोदी फैक्टर ना हो। और वो आकर वही कैंपेन भी कर रहे हैं एनडीए की ओर से, तो फैक्टर तो रहेंगे ही, लेकिन कितना उसका असर होगा वो मुझे लगता है कि बहुत असर नहीं होगा। और उसकी एक वानगी लोगों को दिख रही है, जो 3 सभाएं उन्होंने करी हैं अभी यहाँ, उसका कोई चैटर जमीन पर ऐसा नहीं है कि भाई मोदी जी आए, उन्होंने ये बात कर दी, ये चैटर शुरू हो गया, लोग बड़े खुश हो गए। इनफैक्ट मधुबनी के मुकाबले जो उन्होंने विक्रमगंज में दूसरी सभा की, उसका असर कम था, और तीसरी सभा में तो बड़ी भद्द पीटी है, क्योंकि हर जगह वीडियो ये चला कि किस तरह लोगों को जबरदस्ती सरकारी अमले जमले को पकड़ के वहां पर सभा में पहुंचाया गया। और आप उस सभा का वीडियो जाकर देखिए क्लोजली, जो मोदी जी भाषण दे रहे हैं, मतलब इतना नीरस क्राउड है जिसको लग रहा है कि इनको पता भी नहीं कि क्यों आए हैं। और उसका एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मोदी जी भाषण खत्म करते हैं, बोलते हैं भारत माता की जय। 1 बार बोला, 2 बार बोला, थोड़ा आवाज़ उतनी ऊंची नहीं आई, तो लोगों का जिसके जिसके हाथ में झंडा है सब लोग झंडा उठाओ, तो कैमरा वालों ने घुमाया, कोई झंडा ही नहीं उठा रहा है। तो ये दिखाता है कि उस तरह का अभी महाराष्ट्र इतने बड़े बहुमत से जीत के आए हैं, दिल्ली जीत के आए, हरियाणा जीत के आए, ठीक बात है। तो महाराष्ट्र, और आप कह रहे हैं बिहार में नहीं चलेगा? ऐसा है, महाराष्ट्र है, बिहार है।
महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार जीतती रही है, बिहार आज तक जीवन में नहीं जीत पाया। हरियाणा रिपीट हो गया, दिल्ली केजरीवाल को हरा दिया। बिल्कुल ठीक बात है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बीजेपी पहले नहीं जीती। बिहार वो राज्य है जहां बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है, इस बार भी नहीं जीत पाएंगे। पर एनडीए तो है 15 साल से, इस बार भी नहीं जीत पाएंगे। अरे ये तो लड़ ही जब 100 रहे हैं। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात कर रहे हैं। आपने महाराष्ट्र हरियाणा का एग्जांपल दिया, बीजेपी लड़ ही रही है 100, ठीक है, और बिहार जीतने के लिए आपको चाहिए 120। तो बीजेपी तो कम से कम जेडीयू की 20 सीट नहीं आएगी। सुन तो लो आप मेरी बात, बीजेपी अपने दम पर तो ये नहीं जीत सकती है बिहार, इतना तो मान रहे हो ना। अब आप कह रहे हो गठबंधन में जीतेंगे, तो अगर बीजेपी की इतनी ही पॉपुलैरिटी है, इतनी ही उनकी तैयारी है, इतनी ही ताकत है, तो लड़के देख लो 243, लड़के देख लो, पता चल जाएगा। आप तो कह रहे इतनी पॉपुलैरिटी है, महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गए, दिल्ली जीत गए, तो भाई बिहार भी लड़के देख लो, पता चल जाएगा। तो नहीं आ रही एनडीए की सरकार? बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, लिख के ले लीजिए। और इस पर मैं ज़्यादा अभी, चूंकि मैं खुद के इसमें एक स्टेक होल्डर, इसलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं उस पर, लेकिन 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो, चाहे लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी, ये आपने बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है, ओके। और तीसरी बात कि बिहार में बहुत बड़ा वर्ग बदलाव चाहता है, बदलाव सुनिश्चित। आपने 60% कहा है, 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, वो किसी दल के हों, किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, किसी विचारधारा के हों, बदलाव सब चाहते हैं। सब 30-35 साल से जो चीज चल रही है उससे ऊब गए हैं। लेकिन बिहार के प्रति लोगों का पूर्वाग्रह इतना है, जो एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, बड़े नेता दिल्ली में बैठे हैं, वो समझ रहे हैं कि गुस्सा है, नीतीश जी शारीरिक मानसिक तौर पर थक चुके हैं, स्वस्थ नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, रोज गलती हो रही है, मोदी जी की सभाओं का वो असर नहीं हो रहा है, भाजपा का कोई चेहरा नहीं है, ये सब बात पर लोग सहमत हैं। लेकिन फिर भी कहेंगे ना बिहार है, यहाँ तो लोग तो जातीय पे वोट देगा, तो क्या होगा, फिर तो वही होगा। चूंकि लोग 30-35 साल से बिहार को जिस तरीके से देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव में यही हुआ ना, 30 सीट जीत गया एनडीए 40 में से। वो इसलिए जीत गए कि बिहार में नीतीश और मोदी से बड़ा फैक्टर है लालू जी राजनीतिक। और आज मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आज से 5 साल से ये बात कह रहा हूं, बिहार में लालू बहुत बड़ा फैक्टर है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ इसलिए नीतीश और भाजपा को वोट करता है क्योंकि वो किसी भी हालत में लालू जी को वापस नहीं चाहता है। ठीक है, लालू के जंगल राज को वापस नहीं चाहता है, व्यक्ति की बात नहीं है। लालू जी के जंगल राज को, आप जिस जंगल राज की आप लोग चर्चा करते हैं, आंकड़े बताते हैं, स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं, जरा अंदाजा लगाइए कि बिहार के करोड़ों लोगों ने उसको 15 बरस भोगा है। वो कैसे भूल सकते हैं वो दिन जब 4 बजे यहाँ पर लोग अपने घरों में भाग जाते थे सड़कों को छोड़कर। किसी की जिंदगी तो फैक्टर तो इस बार भी होगा प्रशांत जी। वो फैक्टर अभी तक रहा है और अभी भी है, मोदी जी आकर अभी भी वो कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी के नाम पर लोग जीवन भर वोट देते रहेंगे। लोगों को अगर सामने कोई उससे बेहतर विकल्प दिखेगा तो लोग लालू जी को तो नहीं लाना चाहते हैं, तो क्लियर है। ठीक है, लेकिन वो ये कंपेयर करेंगे कि एनडीए में और जनसुराज में कौन बिहार के लिए बेहतर है। बिहार का चुनाव इस बार एनडीए और जनसुराज के बीच हो रहा है। अभी आज के तारीख में बिहार का चुनाव त्रिकोणीय है। मैं ज्यादा बड़बोली बात करता नहीं हूँ, त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन अंततः चुनाव एनडीए और जनसुराज के बीच में होगा। आप सारी 243 सीट पर लड़ेंगे? बिल्कुल 243 पर लड़ेंगे, बिल्कुल 243 पर लड़ेंगे। हाल में जो उपचुनाव हुए थे उसमें आपको 10% वोट मिला था जी, 10% वोट। अब आप सारी सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10% वोट मिला था। जिस भाजपा की इतनी आप तारीफें किए जा रहे हो, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, सुन तो लो मेरी बात, तथ्य बता रहा हूं। इतने तथ्य बता रहे हो, उस तथ्य में एक तथ्य और जोड़ लो। हाँ। उसी भाजपा को बिहार में 10% वोट लाने में 20 बरस लगे हैं। 20 बरस के प्रयास ने भाजपा को बिहार में 10% वोट दिया है। जदयू जो यहाँ 30 बरस पुरानी पार्टी है, 20 बरस से नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनको 16% वोट आया था अपने दम पर 2014 में। पिछली बार भाजपा को, छोड़िए दूसरे की बात, 2020 के चुनाव में भाजपा को बिहार में 19.6% वोट आया है। 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को यहाँ 5% वोट आया है। और 10 दिन पुरानी पार्टी को अगर 10% वोट आया तो आप कह रहे हैं कि हमारी शुरुआत खराब है। तो मेरे भाई आप देखो अभी 3 महीने मैंने ये नहीं कहा शुरुआत खराब है,
मैंने कहा आपने तो ये शुरुआत कहा अच्छी ना, ना ना आपने तो बिल्कुल ये कहा नहीं, ना 80% वोट आया है। नहीं मैंने कहा जब आप 200 बिहार जैसे राज्य जब आप में, ये कह रहे हैं कि आपकी एनडीए से सीधी टक्कर है, जी मैं बिल्कुल, तब ये फिगर बता रहा हूं, मैं ये बता रहा कहते हूं, हुए कि अभी तो 10% ही वोट मैं आया आपको है बता रहा हूं, और आप कह रहे हैं आप देखिए, एनडीए से मैं टक्कर बता लेंगे। रहा हूं, 2 साल हमने ये कोशिश करी है कि पहले बिहार के लोगों की समस्या को जमीनी स्तर पर उतर के समझूं, और न सिर्फ समझूं, उससे निकलने का एक रास्ता बनाऊं, उससे उस रास्ते पर लोगों को जोड़ूं। तो 2 साल का जो मेरा पूरा प्रयास रहा है, 2.5 साल, मई 2022 से लेकर अक्टूबर 2024 तक, वो सिर्फ इस बात पर रहा है कि जन स्वराज की बात, इस विचारधारा, इस परिकल्पना, इस प्रयास के बारे में लोगों को बताया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए। 1 करोड़ लोगों ने मिलकर दल बनाया 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर के बाद से ये जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, 10 दिन दल बना, उसके 10 दिन के बाद चुनाव हो गया। उसके बाद से पिछले 6 महीने में इसका एक राजनीतिक संगठनात्मक ढांचा अभी हम लोगों ने तैयार कर लिया है। आज के तारीख में मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि राजनीतिक संगठन के तौर पर जन स्वराज से बड़ा संगठन कोई नहीं है बिहार में, काडर के लिहाज से किसी के पास नहीं है। और अब हमने कैंपेन शुरू किया है, जिस प्रशांत किशोर को आप जानते हो, जो जिस प्रशांत किशोर का जिस काम को आप जानते हो, अपने, अरे चुनाव प्रचार प्रसार कुछ समय पहले तक देश के जाने माने पोल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चाणक्य कहे जाते हैं। अब चाणक्य तो मैं नहीं हूं, अब मेरे पास दल है, अब मेरे पास दल के में जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, और अब मैं वो रणनीति बना रहा हूं, या वो कैंपेन शुरू किया है मैंने 1 महीना जो पहले दूसरों से, के लिए करता था, जो दूसरों के लिए कर, जो चुनाव को प्रभावित करेगा। क्योंकि अभी तक हम लोग चुनाव के नजरिए से कुछ नहीं कर रहे थे। अभी तो दल को सिंबल 4 दिन पहले मिला है, स्कूल बैग। हाँ। अभी तक तो मैं सिर्फ बिहार में लोगों ने जब ये कहा कि कुछ हो ही नहीं सकता है, तो 2.5 बरस तो मैं पैदल चल के लोगों को ये बताया कि हो सकता है, इस तरीके से किया जा सकता है। पिक्चर अभी बाकी है, लोग सुने, प्रशांत सुनिए, लोग सुने, हाँ। लोग 1 करोड़ लोग आए, उन्होंने दल बना लिया। फिर लोगों ने कहा भाई दल तो बन गया, लेकिन उसका संगठन का स्वरूप वो बनाने में 6 महीने लगे, वो बन गया है। अब मैं बिहार बदलाव यात्रा जो पहला इसका कैंपेन है वो शुरू किया है, और मैं आपको दावा कर रहा हूं, फिर कोई भी जो बिहार बदलाव की सभा हो रही है, आप उसका वीडियो फुटेज मंगा लीजिए, और कोई भी नेता किसी दल का जो वहां सभा किया हो पहले, उससे उसका कंपैरिजन कर लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए। हम लोग गांव में सभा कर रहे हैं, ब्लॉक में कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। आप गांव की सभा का एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर लीजिए कि उस गांव में किसी ने कभी भी अगर उससे बड़ी सभा की हो तो आप बता दीजिए। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं पूरे बिहार के लिए। लेकिन प्रशांत जी, सुनिए मेरी बात, नहीं, लोकसभा चुनाव में भी आपका असेसमेंट गलत सुनिए हुआ मेरी था। बात, असेसमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं दूसरी बात मैं जो कर रहा हूं वो बता रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि इसका क्या असर है। आप जो हम लोग सभा अभी कर रहे हैं, शुरू किया है अभी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान, लोग दंग हैं कि भाई इतनी भीड़ आ कहां से रही है। वो भीड़ इसलिए आ रही है कि जो मैं 2 आंकड़े आपको दे रहा हूं कि 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, भीड़ उनकी है, वो जन स्वराज की नहीं है। वो भीड़ इसलिए आ रही है कि बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां जन स्वराज का संगठन नहीं है। वो कमजोर हो सकता है, मजबूत हो सकता है, लेकिन मैं कल औरंगाबाद गया में था, उससे पहले नौतन में था, उससे पहले दरौंदा में था, आज अभी सिवान मैरवा में रहूंगा। हर जगह वो सभा हो रही है, मीटिंग हो रही है, लोग हजारों की संख्या में आ रहे हैं। वो क्यों आ पा रहे हैं? क्योंकि वो जन स्वराज का संगठन है, तभी तो आ रहा है। जेडीयू के नेता हैं नीरज कुमार, वो ये कहते हैं कि नेता नहीं है, प्रवक्ता है। प्रवक्ता के लिए प्रवक्ता का तो कोई रोल नहीं है ना, वो तो जो लिख के दिया वो पढ़ दिया। हाँ, तो उनको ये लिख कर दिया गया जो उन्होंने पढ़ा। वो ये कहते हैं कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो 1000 वो ये कहते हैं कि फर्जी कंपनियों से डोनेशन लेते हैं 50 लाख रुपए, फिर ऐसी कंपनियां हैं जिनका पेड अप कैपिटल जो है वो 71 लाख का है, 21 करोड़ दे दिया। ऐसा है, कुछ बेवकूफ लोग इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस विंग में शिकायत करेंगे। ठीक कर दें भाई। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग किसके अंडर है? सरकार तुम्हारी, राज्य में सरकार तुम्हारी, केंद्र में सरकार तुम्हारी। लोगों के मन में एक छवि है कि भैया मोदी जी और एनडीए के खिलाफ अगर एक शब्द आप बोलिएगा तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको जेल कर देंगे। आप ही लोग कहते हैं इलेक्शन सीबीआई ईडी कर देगा, विपक्ष ऐसा कहता है। आप खुद भी कह रहे हैं कि भाई मोदी जी पे मैं आक्रामक हूं। हमको तो कोई ईडी नहीं पकड़ रहा है, डर नहीं लगता, सीबीआई नहीं पकड़ रही है, डर नहीं लगता? क्यों डर? अच्छा आप ये बताइए, बिहार में कोई भी आदमी या देश में कोई कह दे कि मैंने उससे किसी से 1 रुपया लिया हो, गलत। मैं किसी सरकारी पद पे नहीं हूँ, मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लेता हूँ, सिक्योरिटी नहीं लेता हूँ, सरकारी बंगले में नहीं रहता हूँ, कोई सरकारी पद नहीं लिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता हूँ, बालू माफिया नहीं हूँ, शराब माफिया नहीं हूँ। क्यों डरूंगा? क्यों डरूंगा बताओ? लोग कहते हैं बीजेपी फंडिंग कर रही है इसीलिए नहीं डरते आप। भाई फिर गजब बात है।
जिसको मैं सलाह देता हूँ उससे पैसा लेता हूँ। आप पत्रकारिता करते हैं, उसका आप पैसा लेते हैं। मैंने जीवन में जिसको सलाह दिया उससे पैसा लिया, उसको पैसा मांगा। अगर उस समय नहीं लिया तो अब कह रहे हैं कि भाई अब दो, मदद करो। बिहार में हम एक नई व्यवस्था बना रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रशांत जी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं आपने जिसको सलाह दी, जिन जिन के लिए काम किया, उनसे फीस ली, क्या वो अभी भी आपकी मदद कर रहे हैं? मैं वही बात आपको आज की इसमें नई बात किया तो रोज पहले दिन से कहेंगे भाई हमको पैसा कौन देगा, हमारे बाप दादा कोई टाटा बिरला तो है नहीं, मैं कोई उद्योगपति हूँ नहीं, मैं कोई बिहार में धंधा बिजनेस करता नहीं हूँ। तो आखिर इतने बड़े अभियान को 3 वर्ष से चलाने के लिए पैसा कौन दे रहा है? बात तो ठीक है, पैसे वो लोग दे रहे हैं जिनकी मैंने पिछले 10 साल 15 साल में मदद की, या जिन लोगों जो लोग उन दलों के सिंपैथाइजर हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है। मान लीजिए कि टीएमसी दे ना दे, टीएमसी वहां जीत कर आई तो टीएमसी को पैसा देने वाले सैकड़ों लोग हैं। उनमें से कुछ लोग होंगे जो कहते हैं नहीं भाई आदमी तो अच्छा है, ये इसमें क्षमता है, ये आदमी कर सकता है, बिहार में कुछ कर रहा है तो मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ। तो पिछले 10 वर्षों में इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल रहा है पैसा? बॉन्ड तो बंद तो बंद हो गया, लेकिन उससे पहले नहीं, हमें बॉन्ड से कैसे, नई पार्टी को तो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेना अलाउड ही नहीं है। हम लोग जो पैसा लेते हैं वो तो बिल्कुल बेजाब्ता वेबसाइट पर है, जिसको वो बेवकूफ प्रवक्ता पढ़ के ऐसा बता रहा है जैसे कि उसने कोई खोजी पत्रकारिता की हो। वो वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि किस कंपनी ने कितना पैसा दिया, ये ओपन किया हुआ है। इस बारे में आपका एक बयान भी बड़ा वायरल हुआ, आपने कहा कि किसी को सलाह देनी होगी, सलाह दे देंगे, 100 करोड़ रुपया तो यूं ही आ जाएगा। मिल जाएगा, 100 करोड़ मिल जाएगा। आज भी प्रशांत किशोर को 100 करोड़ देने को तैयार है। ज्यादा, ये क्या होता है इस ज्यादा, अगर हम ये काम छोड़ दें जो यहाँ कर रहे हैं और आपसे ये काम ले लेके भैया चलो तुमको तमिलनाडु में जिता देंगे, जिताने के लिए आपकी मदद करेंगे, महाराष्ट्र जिता देंगे, तो फीस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑफर आते हैं अभी भी कि सलाह दीजिए, पैसे ले लीजिए? रोज तो नहीं आते हैं, अक्सर ही आते हैं कि भाई छोड़ दिया, हमने वो काम ही छोड़ दिया है 3 बरस में। कोई ये बता दे कि बिहार में हमसे ज्यादा किसी ने मेहनत की हो, कोई एक दिन भी मैं बिहार छोड़ के गया हूँ, गांव न गया हूँ, आप बता दीजिए। हम भाई हम वो लोग नहीं हैं, हम लक्ष्मी के पुजारी नहीं हैं, हम लोग सरस्वती के उपासक हैं, बुद्धि का खाते हैं। जो ऊपर वाले ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान का जो जायज फीस अगर जरूरत है तो वो मांगते हैं लोग। पहली बार प्रशांत किशोर ने खुलकर बताया है, अभी इससे पहले जो मैंने बयान कोट किया उसमें भी, कि वो जब किसी पार्टी को सलाह देते थे, स्ट्रेटजी उनकी बनाते थे तो 100 करोड़ रुपए लेते थे। ये नहीं कहा, या उससे भी ज्यादा लेते थे? आपने उल्टा कहा। मैंने कहा कि अगर मैं चाहूं लेना तो ले सकता हूं, उतनी है, मतलब इससे ज्यादा भी पैसा लोग दे सकते हैं। छोड़ने के बाद और ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी को, आपकी वो रेपुटेशन है कि आपके जुड़ने से चुनाव आप जीत सकते हैं, पूरा राज्य का राज्य, तो 100-200 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने इस 2-3 साल के दौरान भी टीडीपी को, चंद्रबाबू नायडू को आपने सलाह दी थी कुछ? नहीं भाई देखिए ऐसा है, आप जब मैं जिस फील्ड में हूँ मैं किन से मिलूंगा? मैं माना गुप्ता से मिल रहा हूँ, ये पत्रकार हैं, राजनीतिक लोगों से मिलूंगा। मैं चंद्रबाबू नायडू से एक मेरी मीटिंग हुई थी जिसमें कि मैंने उनको जाके क्लैरिफाई किया था कि मैं जगन मोहन रेड्डी की मदद नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये काम छोड़ दिया है उनके चुनाव के पहले। उसी को लोगों ने एक मिलकर बताया कि भाई गए हैं हम तो यहाँ पे बिहार के गांव-गांव में घूम रहे हैं। अच्छा, उनको ये लग रहा था कि आप जगन मोहन के लिए काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने उनको ये आश्वस्त किया था बंगाल चुनाव जीतने के बाद कि मैं आंध्र के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। क्योंकि मैं वो काम ही इसलिए नहीं कि मेरा कोई टीडीपी या वाईएसआरसीपी से मतलब है, मैंने वो काम ही जब 2022 में छोड़ दिया। फिर भी जैसे आपको भरोसा नहीं हो रहा है वैसे उनको भी भरोसा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मेरी जो पूर्व की संस्था थी, मेरी नहीं मतलब जो मेरे साथी थे आईपैक, वो वाईएसआरसीपी के लिए काम कर रहे थे। तो मैंने जाकर ये स्पष्ट किया कि भाई मैं उन इन्वॉल्व नहीं हूँ, वो बच्चे खुद से अपना चला रहे हैं, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, वो जिसके साथ भी काम करना चाहें कर सकते हैं। संजय जायसवाल हैं बीजेपी के एमपी, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में 80% जो नेता हैं वो क्रिमिनल हैं। भाई 2 दिन पहले ये बयान दिया इस आदमी ने। देखिए ये आरजेडी, वो कह रहे हैं आपके पास नेता ही नहीं है, तो आप जिनको जो मिल रहा है उसको लिए जाए। ठीक है भाई, मान लो, चलो कम से कम मान तो रहे कि किसी कोई तो है। अब ये संजय जायसवाल का आप हिस्ट्री जान लो, ये लोग बेसिकली राजद के लोग हैं, राजद से चुनाव लड़ा था, 5400 इस आदमी को वोट आया था विधायकी में। भाजपा में आके समीकरण वगैरह के आधार पर, इनके पिताजी मदन जायसवाल वहाँ के लीडर थे, तो पहले तो ये अपने स्वयं कुछ नहीं है, इनके बाबूजी के नाम पर राजनीति करते हैं, राजद के पुराने नेता हैं, भाजपा के दौर में भाजपा में जुड़कर बड़े नेता बनने का स्वांग करते हैं। रह गई बात कि भैया प्रशांत किशोर के पार्टी में क्रिमिनल है, तो भाई फिर वही बात कहूँगा, सरकार तुम्हारी, देश में भी राज्य में भी, तो करवा लो जांच। जांच नहीं करवाना है, क्रिमिनल को पकड़ो। अरे मान लो अगर मेरे बगल में कोई क्रिमिनल बैठा है तो उसको पकड़ो ना भाई,
देखिए, भाजपा के यहाँ अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। हाँ। उन्होंने कहा अभी कुछ दिन पहले कि प्रशांत किशोर एक कौन बीजेपी का पेज हमारा हाईजैक करके अपना कंटेंट डालता है। उस आदमी को ये भी नहीं समझ है, और हम साइबर पुलिस को हमने इस पर रिपोर्ट की है। मैं आपके जरिए पूछना चाह रहा हूँ भाई, साइबर पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई? भाई भाजपा का अध्यक्ष है, उनकी सरकार है, उन्होंने एफआईआर किया है सो कॉल्ड, आज तक पुलिस क्यों नहीं आई? क्योंकि उस व्यक्ति को यह भी नहीं समझ है कि पेज और ग्रुप में फर्क है। इसी ग्रुप को, बीजेपी का कोई ग्रुप है जो कोई लड़का चला रहा है, उसमें दो चार उसने देखा जनसुराज का कंटेंट, जिसमें कोई भी अपना कंटेंट डाल सकता है, उसमें आरजेडी वाले भी कंटेंट डालते हैं। अब ये दिलीप जायसवाल कौन है? इनको क्रिमिनल दिख रहा है दूसरे पार्टी में, संजय जायसवाल को। इनके पार्टी के अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मैंने कैमरे पर कहा है, फिर रिपीट कर देता हूं, इन पर संगीन आरोप है कि किशनगंज में सिखों के माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है। आपके कैमरे पे कह रहा हूं, अगर दम है तो क्लैरिफाई कर दो। और जिस दिन से मैंने कहा उस दिन से चुप्पी किया हुआ, बोला नहीं अभी तक। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरोप प्रत्यारोप भी नहीं, चुप है डर के मारे। मैं भाजपा के अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा हूं, दूसरे की बात तो छोड़ दो, एक रुक जाइए, पूरा होने दीजिए बात। 20 बरस से सिखों के माइनॉरिटी के कॉलेज का भाई साहब ने उसको कब्जा किया हुआ है। उस कॉलेज से पिछले 20-25 वर्षों में बिहार के अलग अलग दलों के 50 से ज्यादा नेताओं के बच्चे, उनके परिवारजन बिना किसी एग्जाम के मैनेजमेंट कोटा से डॉक्टर बने हुए हैं, मेडिकल की डिग्री पाए हैं। राबड़ी देवी ने अब विधानसभा के पटल पर कहा कि दिलीप जायसवाल तो हमारे मुंहबोले भाई हैं, मुंहबोले भाई हैं। ये भाजपा के अध्यक्ष है यहाँ बिहार में। कहीं अगर यहाँ रोड पर खड़ा कर दीजिए, अगर रुकिए, आप जिस भाजपा की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा दल, मोदी जी का प्रभाव, दिलीप जायसवाल को पटना के किसी रास्ते पर खड़ा कर दीजिए और कैमरा लेके खड़े हो जाइए कि 10 आदमी भी अगर बता दे कि यही आदमी है जो दिलीप जायसवाल है। जिस आदमी को 10 आदमी नहीं जानता है वो यहाँ भाजपा का अध्यक्ष है। आप मुझे मेरे अगले सवाल पर ले आए। आपने भी अपनी पार्टी के अध्यक्ष को एक ऐसे आदमी को बनाया है जिनको कोई नहीं जानता। प्रशांत किशोर खुद अध्यक्ष क्यों नहीं बने? इसलिए क्या वो पर्दे के पीछे रहकर सारी बैटिंग करना चाहते हैं? क्योंकि हारे तो जिम्मेदारी भी नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसा है, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय जी हैं, जहां हम लोग बैठे हुए, जिनका घर है ये। उदय जी को कोई नहीं जानता ऐसी बात तो नहीं है। 2 बार एमपी रहे हैं, उनकी माँ 2 बार एमपी रही, 2 बार हारे भी हैं, 2 बार हारे भी, पिछले 2 चुनाव हारे हैं वो, बिल्कुल 2 चुनाव हारे हैं। लेकिन यहाँ कोई उनको चोर बदमाश नहीं कहेगा, लोग यही कहेगा नहीं बहुत सभ्य व्यक्ति। आप क्यों अध्यक्ष नहीं बने? क्योंकि मैंने शुरू में घोषणा की है कि मैं नहीं बनूंगा। आप जैसे लोगों को फिर मौका ना मिल जाए, कह रहे आप तो पहले कह रहे थे कि नहीं बनेंगे, देखिए आप ही बन गए। तो सीएम कौन बनेगा अगर आपकी पार्टी जो जीत कर आएगा, जिसको चुनेंगे विधायक को बनेगा। मतलब आप बन सकते हैं ना? नहीं बन सकते हैं, क्यों? कैसे बन सकते हैं? जब चुनेगा तभी तो बनेगा। अभी तो आप कह रहे हैं कि हमको वोट ही नहीं मिलेगा। अभी तो आप हमने नहीं मिलेगा। अभी तो आप कह रहे हैं भाई यहाँ पर नहीं, ये मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि आपको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो फिर आप तो अपने हिसाब से हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, जनता जनसुराज जीत कर आएगा। तो जैसे जनसुराज के साथियों ने मिलकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वैसे मुख्यमंत्री भी चुन लेंगे। और मुख्यमंत्री बने तो पहला काम क्या करेंगे प्रशांत किशोर? जनसुराज की सरकार जब बनेगी, जो पहला काम होगा, 1 घंटे के अंदर शराबबंदी हटेगी। दूसरा काम ये होगा कि यहाँ पर जो 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के महिला पुरुष हैं उनको 2000 रुपये पेंशन मिलने लगेगा। तीसरा काम ये होगा कि एक नया डिपार्टमेंट, एक नया टास्क फोर्स बनाया जाएगा ताकि 1 साल के अंदर यहाँ से पलायन को बिल्कुल रोक दिया जाए। चौथा काम ये होगा कि जनवरी से गरीब घरों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की सुविधा हो जाएगी कि जब तक उनके इलाके में, ध्यान से सुन लीजिए, जब तक उनके इलाके का सरकारी विद्यालय को सरकार नहीं सुधारेगी तब तक गरीब परिवार के बच्चे को ये सुविधा होगी कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उसका फीस सरकार भरेगी। ये 4 काम 24 घंटे, 48 घंटे में, 72 घंटे में तो निश्चित हो जाएगा। देश में 2-3 स्टेट जो सबसे ज्यादा ड्राई स्टेट होने के लिए जिनकी चर्चा होती है वो है बिहार और गुजरात। अब आप कह रहे हैं कि बिहार को आप ड्राई स्टेट नहीं रहने देंगे? आपकी बिहार ड्राई स्टेट नहीं है। शराबबंदी है? शराबबंदी नहीं है बिहार में, शराब की दुकान बंद है। हाँ, होम डिलीवरी चल रहा है। मतलब जैसे अभी आप शॉपिंग अपना कहाँ करते हैं? आप तो दुकान पे नहीं जाते हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं। तो क्या आप सामान नहीं खरीद रहे? आप तो शर्ट पैंट सब बढ़िया सब खरीदे होंगे ऑनलाइन। तो यहाँ पर भी लोग होम डिलीवरी करा रहे हैं शराब का। 100 रुपए की शराब 300 रुपए में होम डिलीवरी हो रही है। उसको लीगलाइज करना चाह रहे हैं? नहीं, शराब की दुकान बंद है, शराब नहीं बंद है, पहली बात। दूसरा, इस शराब के दुकानों के बंद होने से सरकार का, बिहार की गरीब जनता का 20,000 करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है?
ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, शराब माफिया के पास, जिसमें ज्यादातर लोग सत्ता में ऊपर बैठे हुए हैं। तीसरा, बिहार में ये किया गया है किसके लिए? महिलाओं के लिए। सबसे ज्यादा इससे प्रताड़ित कौन है? महिला। 8 लाख से ज्यादा लोगों पर केस हुआ, वो लोग केस 1 लाख से ज्यादा लोग आज भी जेल में सड़ रहे हैं, उनके घरों की महिलाएं थाने और कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं। और अंतिम बात, बिहार में हम लोग भी पैदा हुए हैं यहीं पर, कभी भी हम लोगों ने सूखा नशा नहीं देखा था। स्मैक और उस तरह की जो प्रचलन इतनी तेजी से बढ़ा है बिहार में पिछले 4-5 वर्षों में, मैं आपको दावे के साथ बहुत सीरियसली कह रहा हूं कि अगर शराबबंदी इसी तरीके की चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि जैसे उड़ता पंजाब हम लोग सुनते थे, पिक्चर देखे थे, उड़ता बिहार बनेगा। इतने बड़े पैमाने पर यहाँ सूखा नशा बढ़ा है। आप तेजस्वी यादव से इतने नाराज क्यों रहते हैं, खासतौर से उनकी पढ़ाई को लेकर? आप बार बार ये क्यों कहते हैं, पर्सनल अटैक क्यों करते हैं कि 9वीं पास है, 9वीं पास है, इन्होंने पढ़ाई नहीं की है, ये क्या बिहार चलाएंगे? किसी भी व्यक्ति के पर पर्सनल अटैक किया ही नहीं। लालू जी के परिवार में उनके लड़कों के बीच में लड़ाई चल रही है, क्या हुआ आप जाके सुनिए, मैं कहता हूँ, मैं इन बात पर नहीं बोलता हूँ। नीतीश कुमार अपना जीवन कैसे बिताते हैं इस पर मैं नहीं बोलता हूँ, उनका लड़का क्या करता है इस पर नहीं बोलता हूँ। मैं तेजस्वी के 9वीं फेल होने की बात क्यों कह रहा हूँ उसको आप समझिए। 9वीं फेल होना कोई अपने आप में गुनाह नहीं है। कई बार सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है कि आपको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलता है, नहीं कर आप ले पाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जब पढ़ रहे थे, जब बच्चे थे, तो इनके माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं बारी बारी से। ये डीपीएस आरके पुरम के छात्र हैं, जहां 9वीं पास ये नहीं कर पाए। इनका एक तर्क ये है कि हम क्रिकेट खेलने चले गए। तो भैया क्रिकेट कहाँ खेला वो भी आपको मालूम है, लेकिन मान लीजिए कहता है कि विराट कोहली भी हमारे कैप्टनसी में खेला, मान लीजिए उन्हीं की बात मान लीजिए कि क्रिकेट खेले। क्रिकेट छोड़े हुए कितना दिन हुआ? 20 वर्ष हो गया। भाई आप छोड़कर आए, उसके बाद पढ़ लेते। बिहार के गांव आपने भी तो शायद ब्रेक लेने के बाद पढ़ाई दोबारा की। मेरी बात सुनो, आप मेरी बात पूरी हमारे कर लो, फिर हमारी पढ़ाई पे भी आएंगे। ठीक है। बिहार के गांव देहात में आप जाएंगे, आपको ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो कहेंगी मैंने बीए किया है। अगर आप पूछेंगे बीए कैसे किया, क्या भाई बाबूजी के यहाँ थे तो वहाँ पढ़ने का सुविधा नहीं था, पति जब शादी हुई तो पति ने इनकरेज किया कि पढ़ो, फिर बाल बच्चा हो गया तो मैट्रिक करके छोड़ दिए, फिर लड़के जब बड़े हुए तो बीए किए। ये क्या दिखाता है? उस महिला का शिक्षा के प्रति सोच और सम्मान दिखाता है कि भाई शिक्षा ही वो रास्ता है जिससे तरक्की होगी। जब आप मुख्यमंत्री के लड़के रहते हुए 9th क्लास नहीं पास करते हैं, जीवन में कभी पढ़ाई का प्रयास नहीं किया बाद में, तो ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है। और वो बिहार के लिए घातक है, क्योंकि मैं बिहार को इंडस्ट्रियलाइज स्टेट नहीं देखता हूं, मैं बिहार को देश का ज्ञान का भूमि देखता हूं। बिहार में गरीबी तब खत्म होगी जब यहाँ शिक्षा आएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं होगा। हम लोग, बिहार का सबसे गौरवशाली इतिहास कब रहा? जब हम लोग ज्ञान की भूमि थे, जब विक्रमशिला था, जब यहाँ नालंदा था, जब यहाँ पर पढ़ाई के लिए लोग जानते थे, जब राम जी भी यहाँ पढ़ने आए, जब बुद्ध और महावीर यहाँ से आए, जब चाणक्य यहाँ हुए, वो बिहार, आर्यभट्ट हुए, वो बिहार की ताकत है। बिहार की ताकत सीमेंट की फैक्ट्री नहीं है। तो अगर आप बिहार को ज्ञान की भूमि बनाना चाहते हैं और उसका अगुआ 9th नहीं पास किया है या शिक्षा के प्रति उसका ये नजरिया है, तो वो सही लीडर नहीं हो सकता। मैं ये बता रहा हूं। आपसे पूछा गया कांग्रेस को कितना वोट आएगा, आपने कहा लालू भीख में जितना दे दें उतना वोट कांग्रेस को। सीट किसी ने पूछा कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी, हाँ। तो मैंने कहा लालू जी जितना सीट देंगे उतना लड़ेगी। भीख में देंगे? बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा क्यों भाई? इसलिए अच्छा खासा गठबंधन चल रहा है उनका। मेरे भाई ऐसा है कि बिहार में राजनीति को थोड़ा बहुत भी जो समझते देखते हैं उनको मालूम है कि बिहार में लालू जी तय करते हैं कि कांग्रेस कितना लड़ेगी नहीं लड़ेगी। कांग्रेस अपने बूते पर कुछ नहीं कर सकती है। अब अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने न्यूज़ पे देख लीजिए। यहाँ कांग्रेस के कन्हैया कुमार बड़े लीडर हैं, हाँ। बिहार के हैं, बेगूसराय के हैं, यंग लीडर हैं, बहुत काबिल व्यक्ति हैं। वो आके 4-5 दिन यात्रा उतरा कुछ कर रहे थे। लोगों ने कहा अब कन्हैया कुमार आए, कांग्रेस बड़ी ताकत से लड़ेगी। मैंने उस समय भी कहा भाई कन्हैया कुमार उतने ही दिन तक बिहार में रहेंगे जितने दिन लालू जी अलाउ करेंगे। जिस दिन लालू जी ने फरमान जारी किया, कन्हैया कुमार को कांग्रेस वापस ले गई। पर अब तो कन्हैया ने मान लिया ना। सुन लीजिए, तेजस्वी हमारे सीएम फेस है। अरे मेरी बात तो सुन लो, हाँ। कन्हैया को तो मानना ही पड़ेगा, हाँ। क्योंकि लालू जी ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। यही तो बात मैं कह रहा हूं। ऐसा कहीं होता है कि जिस राज्य में चुनाव हो रहा है, जिस पार्टी का सबसे स्टार कैंपेनर या यूथ लीडर जो है वो उस राज्य में न आए। भाई कन्हैया कुमार बिहार आते नहीं है प्रचार करने, क्यों? क्योंकि लालू जी का आदेश नहीं है, लालू जी का परमिशन नहीं है। उसी आधार पर लोगों ने कहा कितनी सीट मिलेगी, मैंने कहा लालू जी जितना देंगे उतना मिलेगा। भाई 15 में, और ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है, 15 में जब महागठबंधन बना तो मैं ही उसमें था।
मैं ही निगोशिएट कर रहा था। हमने प्रपोज किया कांग्रेस को 40 सीट, 41 टू बी प्रिसाइज। लालू जी 10 दिन तक ये उलाहना देते रहे कि भाई 41 काहे दिए हो, सब कांग्रेसी को तो हम 20 से 25 पे बना लेते हैं। तो कांग्रेस को सीट कितनी मिलेगी वो लालू जी तय करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को बिहार में लालू जी का, आरजेडी का पिछलग्गू दल बनाकर रखा है, इसलिए वो जो लालू जी कहेंगे वो होगा। पर कांग्रेस के नेता कहते हैं आप राहुल गांधी से और कांग्रेस से इसलिए ज्यादा नाराज रहते हैं क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी भूमिका चाहते थे, काफी चर्चा भी हुई, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने वो होने नहीं दिया। आप लोग तो ऐसी बात इसीलिए आप ज्यादा उन पर अटैक करते हैं। आप लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि कांग्रेस देश का रूलिंग पार्टी है और हमको वो मलाई मिलने से रह गया। अरे भाई, कांग्रेस, मैं जो काम यहाँ कर रहा हूँ, जितना नाम शोहरत, लोगों का प्यार मुझे अभी यहाँ मिल रहा है, आपको लगता है कि कांग्रेस में मैं राहुल गांधी का असिस्टेंट बन के इससे ज़्यादा नाम कमा रहा होता? तब मानक गुप्ता किसको इंटरव्यू करना चाहेंगे, राहुल गांधी के असिस्टेंट को कि जो जनसुराज यहाँ बना रहा है उसको? आप बता लो अपना पैमाना। चर्चा तो हुई थी ना प्रशांत जी? बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हुई और थी। आपने खुद मुझे बताया था। बिल्कुल, अरे आपको क्या बताया था, पूरे देश को बताया। आपने मुझे भी चर्चा की, बताया कि इस कांग्रेस को अगर रिवाइव करना है तो ये रास्ता लेना पड़ेगा। उन्होंने स्वीकार किया, स्वीकार करके जो उन्होंने भूमिका मेरी दी, मुझे वो स्वीकार नहीं थे, मैंने छोड़ दिया। इसमें क्या बात है? आप परिवारवाद को मुद्दा मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बहुत। लोग कहते हैं आपकी भी पत्नी आपकी मदद कर रही है, ये परिवारवाद नहीं है? दिखा दीजिए, मेरा पत्नी, मेरा भाई, भतीजा, कोई अगर दिखता हो, कौन मदद कर रहा है मुझे दिखाइए जरा। ये गजब बात करते हो आप लोग यार। बैकग्राउंड में रहती है? कोई नहीं रहता है यहाँ, मैं तो अकेले रहता हूँ। मेरी पत्नी यहाँ मेरे सालगिरह पे आई, तो क्या आप मतलब परिवारवाद का ये नया डेफिनेशन आप कर रहे हो कि मतलब? आरजेडी के नेता कह रहे हैं, आरजेडी वो ये कह रहे हैं कि हम पर कहते हैं परिवारवाद। मेरे भाई ऐसा है, बिहार में अगर कोई भी आदमी ये बता दे कि मेरे परिवार का एक भी व्यक्ति, बूढ़ा बुजुर्ग, नया लड़का, युवा, महिला, कोई भी अगर जनसुराज में किसी भी भूमिका में है, आप हमको बता दीजिए। ईवीएम से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना प्रशांत जी? मैं इसलिए ये सारे स्टैंड आपके पूछ रहा हूं मुद्दों पे, क्योंकि ये मुद्दे देखिए खड़े होने वाले हैं, अभी से खड़े। ऐसा है, हम उन लोगों में से नहीं है जो हर बात पर बेहुदा टिप्पणी, बेफिजूल की टिप्पणी करें। मैं ईवीएम का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं कैसे बोलूँ कि ईवीएम सही है गलत है? मैं ये जानता हूँ कि मैं इतना समझता हूँ कि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, देश में एक व्यवस्था है और उनकी जिम्मेवारी है कि चुनाव सही तरीके से कराया जाए। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ईवीएम को पूरे ही देश में एक साथ कोई हैक कर लेगा, लगातार करता रहेगा और पता नहीं चलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो कोई इतना बड़ा चालाक आदमी है, तब तो ठीक ही देश को चला रहा है। कुछ विश्लेषकों का ये कहना है नई पार्टी या नया आंदोलन जो दो अन्ना जी के समय हुआ था वो सब धराशायी हो गया दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने के बाद। अब लोगों में इंप्रेशन ये है सारी पार्टियां एक जैसी होती हैं, ऐसे में जन सुराज भी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि लोगों का भरोसा आंदोलन से उठ गया है, नई तरह की राजनीति से उठ गया। कौन लोग हैं ये जो ये कह रहे हैं? तभी तो उसका जवाब दिया जाए। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोग तो दिल्ली स्टूडियो में बैठ के, जिनको ये नहीं मालूम है कि बिहार में जिला कितना है, वो बताएंगे कि बिहार में वोट कैसे पड़ेगा। तो क्यों हारे केजरीवाल? मैं केजरीवाल क्यों हारे वो अलग कहानी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके स्टूडियो में लोग बैठते हैं, बिहार, अब आप लोग लिखते हैं राजनीतिक विश्लेषक, और बिहार में क्या हो सकता है, क्या होगा, उस पर टीका टिप्पणी करता है। मेरा सवाल आपसे ये है, या आपको सुझाव ये है, सवाल तो आपसे मैं क्या करूँगा कि उनसे ज़रा पूछ लो कि भाई बिहार में जिला कितना है, बिहार में प्रमंडल कितने हैं, जिला तो छोड़ दो, बिहार की चौहद्दी बता दो। ये नहीं पता है कि बिहार में जिला कितना है, लेकिन ये पता है कि 3.5 करोड़ परिवार, 13 करोड़ लोग कैसे वोट करेंगे, ये उनको दिल्ली में बैठे बैठे पता है। मैं केजरीवाल पर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बिहार में आके चुनाव लड़ेंगे। लड़े, बिल्कुल, लोकतंत्र है, सबको लड़ना चाहिए। तो दिल्ली में क्यों हारे वो? दिल्ली में हारने की जो वजह मुझे दूर से समझ में आती है, एक तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, दूसरा केजरीवाल जी ने जो स्टांस लिया मुख्यमंत्री पद छोड़ने का, मुझे ऐसा लगता है कि जब उन पर एलिगेशन लगे लिकर स्कैम के, जो उनको अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया, या तो उसी समय पद छोड़ देते। तो जब छोड़ना था तब छोड़ा नहीं, जब जेल से आ गए तो जब जिम्मेवारी संभालनी थी तब छोड़ दिया। तो माया मिली ना राम, दोनों ओर से गए। तीसरी बात, केजरीवाल को एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो वोट देता था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, क्योंकि तब तक वो फॉर्मली बीजेपी के एंटी अलायंस के हिस्सा नहीं थे, इंडिया अलायंस के हिस्सा नहीं थे, यूपीए के। इस बार पहली बार ऐसा हुआ जब वो यूपीए इंडिया के अलायंस के हिस्सा बन गए, तो चलो उसका भी एक फायदा है, लेकिन विधानसभा में वो अलायंस से भी हट गए, तो फिर यहाँ पर भी वही, ना इधर के रहे ना उधर के, बीच में हो गए। और चौथी बात, जो दिल्ली में फ्लड आया था पिछली रेनी सीजन में, इलेक्शन से एक साल पहले वाले, जो बारिश हुई थी, आप लोगों ने कवर भी किया होगा उसको काफ़ी,
उसके बाद सरकार ने वहां पर कोई उसका रेक्टिफिकेशन नहीं किया। तो खासकर जो लोअर मिडिल क्लास की जो कॉलोनी है, जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर होता था, वो बहुत छोटा मुद्दा लोगों को लगता है, लेकिन वो उसने बहुत इफेक्ट किया गवर्नेंस के मॉडल को। करीब 2 महीने तक लोग पानियों में, नालियाँ, गलियाँ, सड़कें बिल्कुल खराब हो गई, और सुदूर दिल्ली के अंदर के इंटीरियर्स में लोगों की परेशानी बहुत बढ़ी। और अंतिम बात, ये जो शीश महल वगैरह वाली जो बात उठी, उसका भी नुकसान हुआ कि जो पार्टी विथ डिफरेंस, और आप एक और कह रहे हो मैं कट्टर ईमानदार हूँ, और दूसरी ओर आप घर बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा लगा भाई इसमें छुपाने क्या बात है, बता दें कि भाई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नया घर बनाया जा रहा है इसमें। ओके, जल्दी से प्रशांत जी रैपिड फायर कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी जाना है। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब, क्योंकि पिछली बार जो हमने किया था वो भी बहुत वायरल था। रैपिड फायर राउंड। प्रशांत किशोर, पहला सवाल, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार को छोड़कर कोई बनेगा, नीतीश कुमार। बिहार की अगली सरकार किसकी बनेगी? जन स्वराज की। क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? लड़ भी सकते हैं। अभी तय नहीं है? अभी तय नहीं। जन स्वराज कितनी सीटें जीतेगा? अर्श पे या फर्श पे? अच्छा, 10 से कम या इतनी की पूरी व्यवस्था परिवर्तित। क्या बात है। एनडीए को कितनी सीटें आएंगी? एनडीए को पिछली बार से कम सीट आएगी। बीजेपी को पिछली बार से कम या ज्यादा? एनडीए को। जेडीयू को आपने कह दिया 25। मैं बता रहा हूँ एनडीए को पिछली बार से कम सीट आएगी, लिख लीजिए। ओके। आरजेडी कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी? पिछली बार से कम। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम 0? कोई भूमिका नहीं, बिहार में इरेलेवेंट। क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? कैसे बनेगा भाई, बीजेपी तो 100 सीट लड़ रही है, तो 120। अब बीजेपी वाले खुद नहीं कह रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री बनेगा, तो आप कौन बोलने वाले, हम कौन बोलने वाले? क्या नीतीश जी की जगह जेडीयू का सीएम बन सकता है अगर सरकार आई तो? नीतीश जी सीएम नहीं बन रहे हैं। निशांत कुमार बन सकते हैं? नहीं, कांग्रेस का में ही नहीं है। कांग्रेस का सीएम बन सकता है कभी बिहार में? असंभव। आरजेडी का तो बन सकता है। आरजेडी की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव बन जाएंगे। तेजस्वी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर इतने लोकप्रिय बिहार में क्यों हैं? हर सर्वे में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। इसलिए कि वो लालू यादव के लड़के हैं, रिकॉल वैल्यू लोगों की है, और समाज में उनकी जाति के लोग और मुस्लिम समाज के लोग उनको अभी तक देखते रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा के ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, इसलिए उनका रेटिंग आपको शुरुआती रेटिंग हाई दिखता है। देश का अगला पीएम कौन है? अभी तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। उसके बाद का तो पता नहीं, जब चुनाव होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो किसी को पता ही नहीं है। राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं कभी? बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते भाई, विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता बन ही सकते हैं प्रधानमंत्री, जब देश की जनता उनको वोट दे देगी। देश के सबसे बड़े। ये तो बड़ा आसान जवाब हुआ। अरे तो इसमें क्या है? अब इसको आपने बोला छोटा जवाब, तो मेरा बन सकते हैं। आपने बन सकते हैं, बन सकते हैं। आपने आसान दिया जवाब। अरे आपने तो फिर मतलब इतनी सीटें कभी आएंगी, ये सवाल था। बिल्कुल। अरे कांग्रेस को 400 सीट आई हुई थी। प्रशांत किशोर चुनाव जीते तो उनका भविष्य क्या होगा? बिहार में ही रहेंगे, पटना में ही रहेंगे? बिहार में रहेंगे। अगर प्रशांत किशोर हारे तो उनका भविष्य क्या होगा? बिहार में रहेंगे या पोल स्ट्रेटजी में वापस लौटेंगे? बिहार में ही रहेंगे। राजनीति नहीं छोड़ेंगे? बिहार नहीं छोड़ेंगे, राजनीति की बात छोड़ दीजिए, बिहार नहीं छोड़ेंगे, बिहार में ही रहेंगे। जन स्वराज रहेगी? बिल्कुल। हारी तब भी रहेगी? हारना जीतना बात कहानी, पहले तो हारेंगे नहीं, दूसरी बात हार भी गए कोई, हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है। हमारा लक्ष्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन है, हमारा लक्ष्य बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है। पोल स्ट्रेटजी का काम कर सकते हैं दोबारा? नहीं। बिहार में हिंदू किसे वोट देगा प्रशांत जी? बिहार में हिंदू मुसलमान दोनों उसको वोट देंगे जो उनके बच्चों का पलायन रोकेगा, उनके बच्चों के पढ़ाई की बात करेगा। और यही जवाब आप पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST पर भी देंगे? सबके लिए। जाति पर वोट नहीं पड़ेगा? ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि जाति पर वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन जाति से ऊपर लोग अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों के रोजगार पलायन को रोकने के लिए, रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए वोट करेंगे। ओके। जाति जनगणना का मुद्दा बीजेपी एनडीए को फायदा पहुंचाएगा? जिन लोगों ने कराया उनको फायदा नहीं मिला। मुस्लिमों का नेता कौन है प्रशांत जी बिहार में सबसे बड़ा? कोई एक व्यक्ति नहीं। क्या पिछड़ा कथावाचक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, होना ही चाहिए। हर काबिल व्यक्ति जिसको कथावाचना आती है वो होना ही चाहिए। आपको लगता है अगड़ों को सारे नेता बिहार में भूल चुके हैं? हर कोई पिछड़ों की राजनीति करता है? मैं अगड़े पिछड़े के नजरिए से देखता नहीं हूँ। बिहार में जो भी बिहार के पलायन को रोके, जो भी बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, जो भी बिहार में भ्रष्टाचार रोके, वो बन सकता है। क्या आरक्षण में क्रीमी लेयर होनी चाहिए? होनी चाहिए। किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे प्रशांत किशोर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। चिराग पासवान पर आपकी राय क्या है? अच्छे नेता हैं,
दिल्ली की राजनीति करते हैं, बिहार से राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति केंद्र की करते हैं। दिल्ली की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति करनी चाहिए। कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ बिहार। नहीं, छोड़ के करनी चाहिए ना। बिहार आना तो आते तो रहते ही हैं। क्या आप उनको चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, चैलेंज नहीं कर रहे, सुझाव दे रहे हैं, मित्र हैं। दिल्ली का छोड़कर अगर बिहार में राजनीति करेंगे तो ज्यादा तरक्की करेंगे। वो तो लग रहा है मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो गए। बिल्कुल हो जाएंगे, अगर वो छोड़ के, क्यों नहीं, सब हर बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं भाई, हर आदमी बन सकता है, जो मेहनत करेगा वो बन सकता है, जिस पर जनता भरोसा करेगी वो कर सकता है, लेकिन केंद्र में मंत्री रहते हुए आप नहीं कर सकते ये। ओके, नीतीश कुमार को 10 में से कितने नंबर देते हैं सीएम के तौर पर? चौथे टर्म में 1 या 2। इस टर्म में नेता विपक्ष के तौर पर तेजस्वी को कितने मार्क्स देते हैं? मतलब वो तो पलटते रहते हैं ना। अभी नेता विपक्ष कुछ दिन थे, फिर उप मुख्यमंत्री बन गए, फिर अभी दोबारा नेता विपक्ष बने हैं। सम्राट चौधरी कैसा काम कर रहे हैं? बेचारे उलझे हुए अपने पगड़ी बांधने और खोलने में। सम्राट चौधरी को कौन पूछता है? नरेंद्र मोदी को कितने मार्क्स प्रधानमंत्री के तौर पर 10 में से? हम कौन होते हैं भैया, हमारे पे ग्रेड से ऊपर का सवाल है। देश की जनता ही प्रधानमंत्री का रैंकिंग करेगी। योगी आदित्यनाथ को कितने नंबर देते हैं? नहीं जानते। आएंगे प्रचार करने के लिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? स्टार प्रचारक है बीजेपी भाई, स्टार प्रचारक है, होंगे। वो बुलडोजर की पॉलिटिक्स आएगी बिहार में। बिहार इस तरह की पॉलिटिक्स को ना कभी स्वीकार बिहार ने किया है, ना आगे करेगा। बिहार और यूपी के सोशल पॉलिटिकल फैब्रिक में फर्क है। इसीलिए बीजेपी यूपी आज से नहीं, योगी जी से पहले 20 साल पहले यूपी वहां पर जीती है। आज तक बिहार नहीं जीत पाए। दोनों की राजनीति में, दोनों के सोशल टेक्सचर में, राजनीतिक समझ में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशांत जी, थैंक यू सो मच।